हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। घर पर रेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो घर पर पढ़ाई का मज़ा भी ले रहे होंगे, है ना? तो थोड़ा मज़ा और बढ़ाते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर हम कर रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमने जो किया था दैट वाज हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, और हमने वहां पर पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हमने वहां पर कुछ टर्म्स के बारे में भी पढ़ा था। आई थिंक सभी को वो टर्म्स अच्छे से समझ में आई होंगी, याद रह गई होंगी। अब उसको आगे देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम ये जानेंगे कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं अपने सब्सटेंस के ऊपर, तो क्या उसकी स्टेट चेंज होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो एक बात पहले बता दूं मैं कि सॉलिड पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सॉलिड हैज वी कैन से सॉलिड इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। कि अगर आपके पास कोई सॉलिड है और उस पर आप प्रेशर लगा देते हैं तो वो सॉलिड ही रहेगा, और अगर आपके पास सॉलिड है उस पे से आप प्रेशर को रिमूव कर देते हैं तब भी वो सॉलिड ही रहेगा, क्योंकि सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो पार्टिकल जल्दी से अलग नहीं हो सकते, इसलिए उसकी स्टेट एज इट इज ही रहती है, ठीक है। तो सॉलिड इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर बिकॉज interparticle force of attraction is strong in solid। ये हो गई हमारी मेन बात। उसका रीजन हो गया कि सॉलिड पर प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड इज स्लाइटली अफेक्टेड। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो स्लाइटली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स जैसे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, साथ साथ जुड़े होते हैं। ये हमारा सॉलिड हो गया। लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं, लाइक दैट। ये हमारा लिक्विड हो गया। तो अगर मैं इस पर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो ये पार्टिकल एक दूसरे के पास आ सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन लिक्विड आई कैन चेंज दैट इनटू सॉलिड, बट उसके लिए प्रेशर हमें बहुत हाई अमाउंट में चाहिए होगा। तो इफ आई जस्ट राइट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये पार्टिकल क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एक और कंडीशन लिख लेंगे कि टेम्परेचर जो है हमारा वो कांस्टेंट होना चाहिए, और अगर टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर का इफेक्ट और भी ज्यादा होगा। समझ गए बात ये वाली? मैं रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और तब अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं तो लिक्विड के पार्टिकल पास में आके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेशर का इफेक्ट और भी ज्यादा इफेक्टेड होगा जब टेम्परेचर हमारा कम होगा। समझ गए बस अब ये वाली? वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो लिक्विड इज स्लाइटली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर बिकॉज देयर इज some space between particles of solid। इसको बिटवीन कहता हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म बिटवीन की है B/W, ठीक है। एब्रीविएशन है जो व्हाट्सएप फेसबुक पे यूज करते हैं एब्रीविएशन, जैसे कि TTYL टॉक टू यू लेटर, है ना, TC टेक केयर, GN गुड नाइट, GM गुड मॉर्निंग, लाइक दैट। उसी तरह B/W बाय बिटवीन, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे। तो अब हम बात करेंगे गैस की। तो गैस पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो गैस पर प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है?
क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं और उन पार्टिकल को हम पास ला सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो जैसे ही गैस के पार्टिकल पास आना स्टार्ट होंगे दैट विल बिकम लिक्विड, और पास आएंगे दैट विल बिकम सॉलिड। तो गैस इज हाईली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। मतलब अगर मेरे पास कोई गैस है और गैस पर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर देता हूं तो दैट विल बिकम लिक्विड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। और ध्यान रखें इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर वेरी करते जाएंगे तो प्रेशर की अमाउंट भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? वेरी गुड। इसको एक बार जरा पार्टिकल की फॉर्म में समझते हैं। तो अगर मैं गैस की बात करता हूं तो गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। अब मैं इस पर प्रेशर को इंक्रीज कर देता हूं। प्रेशर इंक्रीज करने के बाद ये पार्टिकल पास आना स्टार्ट हो जाएंगे और दैट विल बिकम लिक्विड। ठीक है, और अगर मैं इसको कंटेनर की फॉर्म में दिखाता हूं, ये मेरे पास कंटेनर है, ये मेरे पास पिस्टन है। पिस्टन के ऊपर हमारे पास प्रेशर होगा। पिस्टन स्पेलिंग है PISTON। पिस्टन का मतलब होता है मूवेबल लेयर। मतलब ये जो वॉल है या ये जो लेयर है ये मूव कर सकती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब नीचे जाएगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अंदर मेरे पास प्रेजेंट है गैस के पार्टिकल जो दूर दूर है। तो मान लेते हैं ये मेरे पास है गैस के पार्टिकल जो एक दूसरे से दूर प्रेजेंट है। अब मैं इसके ऊपर प्रेशर को बढ़ा देता हूं। जब मैं इसके ऊपर प्रेशर को बढ़ा दूंगा तो ये पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो इसका प्रेशर बढ़ चुका है। अब ये जो पार्टिकल है ये थोड़े से पास में आ चुके हैं। Now this was a gas. Now it has become here liquid, and the process is known as liquefaction of gas. प्रेशर बढ़ाने के दौरान जो हमारा टेम्परेचर था वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सभी को ये बात समझ में आई? वेरी गुड, इसे नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी इवेपोरेशन। इन इवेपोरेशन लिक्विड इज चेंज्ड इनटू गैसियस स्टेट बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो इट इज द प्रोसेस, बेसिकली इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड changes into gas by absorbing heat। ठीक है, तो लिक्विड होगा मेरे पास, उसको हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे और ये गैस में चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, दिस इज नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब लिक्विड हीट एब्जॉर्ब कहां से करेगा? लिक्विड कैन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। मतलब जो भी उसके आसपास प्रेजेंट होगा लिक्विड वहां से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लीजिए कि मैं, ठीक है, मेरे स्किन पर पसीना आया हुआ है, ठीक है, लिक्विड प्रेजेंट है यहां पे। अब लिक्विड जो है मेरी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके गैस में चेंज हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि ये स्किन है, लेट्स से ये प्रेजेंट है वाटर की ड्रॉप, ये वाटर की ड्रॉप, ये वाटर की ड्रॉप। स्किन में मेरी हीट है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब मेरी बॉडी में हीट तो प्रेजेंट है ही। अब ये
वाटर की ड्रॉप्स ने हीट एब्जॉर्ब कर ली मेरी बॉडी में से। अब हीट एब्जॉर्ब कर ली है अगर, तो ये लिक्विड ड्रॉप्स गैसेस में चेंज हो जाएंगे। समझ गए बात सब ये वाली कि नहीं? वेरी गुड। अब क्योंकि मेरी बॉडी ने हीट लॉस करी है, तो अब मेरी बॉडी जो है वो कूल फील करेगी, है कि नहीं? रिपीट करता हूं बात ये वाली। ये मान लीजिए स्किन है, टॉप लेयर है स्किन की, उसके ऊपर वाटर ड्रॉप प्रेजेंट है, तो ये वाटर ड्रॉप है, ये स्किन है, ये बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। मेरी बॉडी में हीट प्रेजेंट थी, मेरी बॉडी की हीट एब्जॉर्ब कर ली वाटर ने और वो अपने वेपर में चेंज हो गया। तो वाटर लिक्विड ने हीट एब्जॉर्ब करी, वेपर में चेंज हो गया, तो मेरी बॉडी ने हीट को लॉस किया। ठीक है, माई बॉडी हैज लॉस्ट द हीट, तो मेरी बॉडी जो है वो कूल फील करेगी। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। उसी तरह जो अर्धन पोर्ट होता है, जिसको मटका कहते हैं हिंदी में, मटका भी ठंडा होता है गर्मियों में, क्योंकि जो अर्धन पोर्ट के पोर्स होते हैं, उन स्मॉल पोर्स से पानी बाहर निकलता है, सरफेस पर आता है। देन वो सरफेस पे जो हीट प्रेजेंट है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, अर्धन पोर्ट ने हीट डोनेट कर दिया, हीट रिलीज कर दी, तो अर्धन पोर्ट कूल होगा, इसीलिए मटका हमें बाहर से ठंडा फील होता है। उसी वजह से जब हमें स्वेट आता है, तो स्वेट जब रिलीज होता है, जब स्वेट सूखता है, वाटर वेपर बाहर से हीट लेके बाहर निकलते हैं, तब हमारी बॉडी जो है वो कूल फील करती है। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? वेरी गुड, इसे नोट कर लेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि हमारे कौन से फैक्टर्स है जिस पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। फैक्टर्स का मतलब होता है किन किन कंडीशंस पे इवेपोरेशन इंक्रीज होता है और किन कंडीशंस पे वो डिक्रीज होता है। सबसे पहला फैक्टर जो हम पढ़ेंगे, दैट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका? सरफेस एरिया उस सब्सटेंस का जहां पर लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर इन विच लिक्विड इज प्रेजेंट। ठीक है, ओके। तो ऐसा क्यों है? सरफेस एरिया पे डिपेंड क्यों करता है, और सरफेस एरिया चेंज होने से क्या होता है? बेसिकली इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? तो जब मैं सरफेस एरिया को बढ़ा देता हूं, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, तो जो प्रोसेस है ऑफ इवेपोरेशन वो भी इंक्रीज करेगी। ये है आपकी मेन बात। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेट्स से आपके पास बॉइल्ड मिल्क है, गरम दूध है। ठीक है, उस गरम दूध को आपने रखा स्टील के ग्लास में, तो लेट्स से इस दूध की क्वांटिटी है 100 ml। ये हमारा मिल्क है और ये मिल्क काफी हॉट है, ये रखा है हमारा स्टील ग्लास में। अब उसी मिल्क को रखा मैंने एक बाउल में, इसका भी वॉल्यूम जो है वो 100 ml है। ये भी हमारा बॉइल्ड मिल्क, हॉट मिल्क प्रेजेंट है। तो अगर इसे मैं ए कहता हूं, इसे मैं बी कहता हूं, तो मुझे कमेंट में बताइए कि पहले दूध किस में ठंडा होगा। ओके, तो आपका आंसर आया होगा, तो आंसर होना चाहिए हमारा बी। तो बी कंटेनर में दूध जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि जो एरिया है सरफेस का यहां पे वो ज्यादा है। मतलब यहां से ज्यादा हीट लॉस हो सकती है, बहुत जल्दी यहां से इवेपोरेशन होगा, इसमें कम होगा।
तो बी वाले कंटेनर में दूध जल्दी ठंडा होगा। एग्जांपल एक और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास वही ग्लास है, अब इसमें वाटर रखा हुआ है, ये वाटर है, इट इज नॉट हॉट, इट इज ए नॉर्मल टेम्परेचर। इतना ही अमाउंट वाटर मैं रख दिया एक प्लेट में, तो ये प्लेट है, इसमें भी वाटर प्रेजेंट है सेम क्वांटिटी का, जितनी क्वांटिटी यहां पर है उतनी ही क्वांटिटी यहां पर भी है। इन दोनों को अगर हम रख देते हैं रूम के अंदर, तो पहले वाटर किस में से लॉस होगा? इसमें भी आप आंसर बताइए। इसको मैं ए कहता हूं, इसको मैं बी कहता हूं। कमेंट्स में लिख के बताए कि पहले वाटर लॉस कहां से होगा। तो आंसर जो आपका आया होगा दैट विल बी बी, क्योंकि इस बी में जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, तो ज्यादा पार्टिकल यहां से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। मेन बात यह है कि अगर मैं पार्टिकल की बात करता हूं तो यहां सरफेस के पार्टिकल यहां पे कुछ इतने हैं, और यहां पे सरफेस के पार्टिकल देखिए तो बहुत ज्यादा है। जितने ज्यादा पार्टिकल सरफेस पर होंगे उतनी जल्दी वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे उतनी ही जल्दी, उतनी ही फास्ट हमारी होगी प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। समझ गए बात सब ये वाली? तो व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस, ये बात भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है वो है टेम्परेचर। तो जिस लिक्विड में टेम्परेचर ज्यादा होगा उस लिक्विड में इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, process of evaporation becomes fast। ठीक है, ये हो गई हमारी मेन बात। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास सेम कंटेनर है, दोनों में मेरे पास वाटर प्रेजेंट है। इस वाटर का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, इस वाटर का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों को मैं सेम टाइम तक रख देता हूं एक जगह पे, और उस कुछ समय के बाद अगर मैं वहां पे आता हूं वापस, तो मैं ये पाता हूं कि इस कंटेनर में से वाटर ज्यादा लॉस हो गया, इस कंटेनर में वाटर का वॉल्यूम कम मिलेगा, मुझे कम पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज्यादा था तो वाटर का लॉस भी ज्यादा इसी से ही होगा। ओके, थर्ड फैक्टर हमारे पास है विंड स्पीड, ठीक है। अब बात करते हैं कपड़े सुखाने की। तो आपने कपड़े धोए, कपड़े धोते हो घर पे, अपने मदर की हेल्प किया करो। तो कपड़े धोए आपने, कपड़े सुखा दिए, ठीक है, बाहर। अगर हवा चल रही है तो क्या कपड़े जल्दी सूखेंगे? यस, अगर हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, बजाय कि हवा नहीं चल रही हो, ठीक है। तो अगर विंड स्पीड इंक्रीज होगी तब भी इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब हम विंड स्पीड का इफेक्ट वहां पे देख सकते हैं। तो अगर हमें कुछ दो चीजों को कंपेयर करना है ना, तो किसी एक चीज को हमें कांस्टेंट मानना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं कि क्लास 9th में एक बच्चा इंटेलिजेंट है, एक बच्चा कम इंटेलिजेंट है। अब मैं इन दो बच्चों को कंपेयर कैसे कर पाया? क्योंकि दोनों सेम क्लास में थे, तो यहां पे क्लास कांस्टेंट है, तभी मैं उन बच्चों को आपस में कंपेयर कर पाया, ठीक है। ओके, हमारे पास टेम्परेचर हुआ, हमारे पास विंड स्पीड हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होगा यहां पे फोर्थ में नेचर ऑफ लिक्विड। तो इवेपोरेशन लिक्विड के नेचर पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है कि लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स कैसी है।
अगर लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो देयर विल बी लेस इवेपोरेशन। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो लेस इवेपोरेशन होगा, और अगर लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स वीक है तो देयर विल बी मोर इवेपोरेशन। समझ के बात सभी वाली? ऐसा क्यों है उसको समझते हैं, इससे पहले इसको नोट कर लेंगे। तो ये समझते हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्स के बेस पे इवेपोरेशन डिपेंड कैसे करता है। अभी हमने स्टार्टिंग में लिखी थी इक्वेशन एक कि लिक्विड जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और गैस में चेंज होता है। ये हीट का यूज कहाँ होता है? ये हीट का यूज होता है लिक्विड के बीच की फोर्स को ब्रेक करने के लिए। तो अगर मैं इसको हीट देता हूं तो ये हीट जो है इसके बीच की फोर्स को ब्रेक कर देगी, देन ये चीज गैस में चेंज हो जाएगी। समझे बात ये वाली? है ना? वेरी गुड। अब मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो जो हीट मैं इसको दूंगा वो हीट भी मेरे पास हाई होनी चाहिए, तभी तो दूर होंगे ना वो, है कि नहीं बात ये वाली? तो जिन पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है उनको ज्यादा हीट चाहिए। तो अगर मैं इसको कम हीट देता हूं तो दे विल टेक मोर टाइम टू गेट चेंज इनटू गैसियस स्टेट। और अगर इनके बीच की फोर्स वीक है तो जो हीट मैं इसको प्रोवाइड करवाऊंगा वो लेस होगी, मतलब कम हीट पे भी वो वेपर जल्दी बना लेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैं लेता हूं वाटर का और एल्कोहल का। एल्कोहल मतलब होता है CH3CH2OH। एल्कोहल के बीच में फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और इसके बीच में जो फोर्स है वो वीक होती है। मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग है और एल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स जो है वो वीक है। अब मान लेते हैं दोनों, ये मेरे पास वाटर प्रेजेंट है और उसी सेम टाइप के कंटेनर में मेरे पास प्रेजेंट है अल्कोहल। तो ये वाटर है और ये अल्कोहल है। दोनों को मैंने एक रूम में रख दिया। तो मान लेते हैं कि ये रूम है एक, और इस रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स थी तो दे विल टेक मोर टाइम टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। एल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स वीक है तो दे विल टेक लेस टाइम टू चेंज इनटू गैसियस स्टेट। तो आफ्टर सम टाइम जब मैं इसको देखता हूं तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि वाटर का जो वॉल्यूम बचा वो ज्यादा था, मतलब वाटर का इवेपोरेशन कम हुआ। तो एट सेम टेम्परेचर आई विल फाइंड दैट कि वाटर हैज डन लेस इवेपोरेशन और एल्कोहल हैज डन मोर इवेपोरेशन। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जिन लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है उनमें इवेपोरेशन की प्रोसेस लेस स्लो होती है, और जिन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक होती है उसमें इवेपोरेशन फास्ट होती है। एक लास्ट पॉइंट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में डिफरेंस देखेंगे, देन उसके बाद लेक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसे नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हम डिफरेंस करेंगे बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? बॉइलिंग जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है। तो किसी भी सब्सटेंस को बॉईल करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक पहुंचना पड़ेगा, और उस टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं वाटर का। H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट 180। मतलब वाटर को बॉईल करने के लिए मुझे 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना पड़ेगा, तभी वाटर बॉईल होगा। इवेपोरेशन में ऐसा कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता, तो नो स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बस उसे उतनी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मिलनी चाहिए कि पार्टिकल दूर हो जाए। समझ गए बात सभी ये वाली? ओके।
दूसरी बात, इवेपोरेशन बेसिकली एक तरह की प्रोसेस है। बॉइलिंग भी हमारी बेसिकली प्रोसेस में ही आ जाता है, बट अगर मैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो मेन डिफरेंस मैं बता चुका हूं कि इवेपोरेशन में कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। बॉइलिंग में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस पॉसिबल है। समझ गए सब बातें वाली? ओके, वेरी गुड। ओके, एक और बात कर लेते हैं। दोनों प्रोसेस एंडोथर्मिक नेचर की होती है। दोनों में ही हमें हीट को एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है। क्लियर? ओके, तो ये था डिफरेंस और कुछ सिमिलरिटी बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन, से नोट कर लेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं उसकी स्टेटमेंट लिख चुका हूं पहले। एंड क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि व्हाई डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, एंड उसका आंसर जो है वो आप जानते हैं कि कूलिंग क्यों होती है। अगर नहीं जान पाए थे तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक सभी को समझ में आया होगा आज का टॉपिक। सो तब बाकी हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।